हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। माय नेम इज़ मनीष और स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। तो आज हम जानेंगे डेरिवेटिव्स के ऊपर कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, फॉरवर्ड और भी जानेंगे। साथ में इसके अंडरलाइंग एसेट कौन से हो सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट यानी कि कौन सा जो डेरिवेटिव का एसेट है कि जिसके अगेंस्ट डेरिवेटिव ट्रेड हो रहा है, तो वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ में साथ डेरिवेटिव्स के यूजेस क्या है, यानी कि हेजिंग, स्पेक्यूलेशन, आर्बिट्राज, इसको भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। प्लस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस, साथ में कॉल, पुट, इसकी एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, ये सब टर्म्स कैसे होते हैं, और स्वैप्स और फॉरवर्ड्स के बारे में भी जानेंगे। प्लस डेरिवेटिव्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें रिस्क कौन सी इन्वॉल्व है, आपको रिवॉर्ड कैसे मिल सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। प्लस रियल वर्ल्ड में कैसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट में इसका कैसे एप्लीकेशन होता है, हेजिंग के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टर कैसे अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज इसमें यूज़ कर सकते हैं, और प्लस इसमें स्पेकुलेशन भी कैसे कर सकते हो आप। स्पेकुलेशन का अगर लिटरल मीनिंग निकाले तो एक तरह से होता है गैम्बल, लेकिन अगर उस तरह का ना जाए तो ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, तो उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब के बाद एक कंक्लूजन भी जानेंगे कि इसमें डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, लीवरेज की इंपॉर्टेंस कैसे है, और आपको रिसर्च कितना ज़रूरी है इसके लिए। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि डेरिवेटिव्स को एकदम सिंपल टर्म्स में आपको समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डेरिवेटिव्स को एक एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक पेन है जिसकी प्राइस है बस 5 रुपीज़। आप अगर इस पेन को सेल करने जाओ तो आपको 5 रुपये से ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं मिलेगी कोई भी। लेकिन एक बार अगर आप इसमें अज्यूम कर लेते हो कि उस पेन में कोई एक सीक्रेट नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर जिसके भी पास होगा उसको इस महीने के एंड तक 5 लाख रुपीज़ का गोल्ड मिलने वाला है। तो 5 लाख रुपीज़ का गोल्ड अगर उस पेन के अगेंस्ट मिल सकता है तो उस पेन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी मान लेते हैं आप उस पेन को 4,80,000 तक भी सेल कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा कि पेन की वैल्यू भले ही 5 रुपये थी, लेकिन जिसके पास भी ये पेन होगा उसे इस मंथ के एंड में 5 लाख रुपीज़ का गोल्ड मिलने वाला है। तो इस गोल्ड की वैल्यू के कारण पेन की वैल्यू ऊपर चलेगी, लेकिन यानी कि पेन की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उस गोल्ड की वैल्यू के कारण पेन की वैल्यू ऊपर गई है। वैसे ही ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे एसेट क्लास से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का सिंपली यही मतलब है कि डेरिवेटिव्स की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी और एसेट क्लास से अपनी वैल्यू डिराइव करता है। अब डेरिवेटिव्स के अंदर अलग-अलग टाइप हो सकती है, जैसे कि फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, ऑप्शंस, उसके बारे में भी देखते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एसेट क्लास को बाय और सेल करना चाहते हो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर्स। जैसे कि मान लेते हैं कि इस मंथ के आखिरी एक्सपायरी तक आप एशियन पेंट का फ्यूचर बाय कर लेते हो, तो इसका मतलब है कि आप एशियन पेंट के एक्चुअल में स्टॉक बाय करोगे ये महीना खत्म होने के बाद। अगर आपने एशियन पेंट का फ्यूचर तब तक होल्ड किया हुआ है, तब आप लायबल बनते हो कि एशियन पेंट के स्टॉक आप खरीद लो। और अगर आपने एशियन पेंट का फ्यूचर सेल किया हुआ है, तब आप लायबल बनते हो कि एशियन पेंट के एक्चुअल स्टॉक आपको सेल करने होंगे, आपके पास अगर डिलीवरी में हो तो। वैसे ही एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो कि है फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर में ये डिफरेंस है कि फॉरवर्ड आप इनफॉर्मली ट्रेड कर सकते हो, यानी कि टेलर मेड एग्रीमेंट्स होते हैं। आप किसी दूसरे पार्टी के साथ, यानी कि हम जो बोल सकते हैं काउंटर पार्टी, उनके साथ एक आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर आप एक स्पेसिफिक कमोडिटी बाय करोगे या सेल करोगे, तो उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड। और फ्यूचर्स यानी कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होता है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और फॉरवर्ड जो होते हैं वो इनफॉर्मली या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉरवर्ड को डिज़ाइन कर सकते हो, और ट्रेडिंग उसके अंदर भी हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉल और पुट, और अगर आप कॉल बाय कर लेते हो तो आप ये प्रॉमिस कर रहे हो इस सेलर को कि फिक्स डेट के ऊपर और फिक्स प्राइस पे आप उस एसेट क्लास को खरीदोगे। और अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो सेम आप बायर को ये प्रॉमिस कर रहे हो कि एक फिक्स डेट के ऊपर एक फिक्स प्राइस पे आप उस एसेट को सेल करोगे। और कॉल ऑप्शन के एकदम अपोजिट है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो आप सेलर को ये प्रॉमिस कर रहे हो कि एक फिक्स प्राइस पे और एक फिक्स टाइम के ऊपर आप उस एसेट क्लास को सेल करोगे। और अगर आप पुट सेल करते हो यानी कि पुट शॉर्ट करते हो, तो आप बायर को ये प्रॉमिस कर रहे हो एक फिक्स प्राइस के ऊपर आप एक एसेट क्लास को बाय करोगे। लेकिन ऑप्शंस के अंदर भी तीन स्ट्राइक्स होती है, जो कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी।
अगर आपने कोई भी ऑप्शन बाय किया हुआ है या फिर सेल किया हुआ है और वो इन द मनी हो जाता है और अगर एक्सपायरी तक वो इन द मनी रह जाता है, तभी उस एसेट क्लास में अगर आपको पोजीशन एक्सरसाइज करनी होती है, यानी कि उसी कंडीशन के अंदर आपको एसेट एक्चुअल में ट्रेड करना है। अगर ऑप्शन एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाता है, तब उस केस में आपको एसेट कोई ट्रेड नहीं करना होता। तो एक बार समझ लेते हैं कि स्वैप्स क्या होता है। स्वैप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। स्वैप एक टेलर मेड एग्रीमेंट है, यानी कि किसी को दो पार्टीज के अंदर अपने कन्वीनियंस के लिए या फिर अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए इसे तैयार किया जाता है। फ्यूचर अगर आप बाय करते हो या सेल करते हो, तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि एक एम टू एम प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, यानी कि डेली प्राइस के अंदर जो भी मूवमेंट्स आती है, उस डेली मूवमेंट्स को एक्सचेंज कैप्चर कर लेता है और उसमें कैश एक्सचेंज किया जाता है। वैसे ही फॉरवर्ड्स में आप देख सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड्स में डेली एम टू एम सेटलमेंट नहीं होती। फॉरवर्ड्स एक ही बार क्रिएट किया जाता है जब वो इंसेप्शन में हो, और एक ही बार उसे एक्सरसाइज किया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज डेट पे। लेकिन स्वैप्स के अंदर ऐसा नहीं है। स्वैप्स के अंदर एक फिक्स टाइम के अंदर ये कोई भी कैश फ्लो एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पूरे 1 साल का स्वैप है और मान लेते हैं कि 1 महीने के अंदर उसे हर बार कैश फ्लो एक्सचेंज करना है। तो 1 महीने में जो भी प्राइस ऊपर-नीचे हुआ है, उसे बायर को या फिर सेलर को एक्सचेंज करना होगा। तो स्वैप्स में कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, करेंसी स्वैप और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। तो स्वैप्स में, यानी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को अगर हम एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, कि अगर किसी ने अगर फिक्स रेट का बॉन्ड बाय किया हुआ है और दूसरे काउंटर पार्टी ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बाय किया हुआ है, तो फिक्स रेट बॉन्ड अगर आप बाय करते हो, तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर चले जाए तो बॉन्ड की प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट होगी, जो कि आपके लिए एक एम टू एम लॉस है। लेकिन उसी केस के अंदर अगर आप फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बाय करते हो और इंटरेस्ट रेट ऊपर चली जाती है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर ये एक फ़ायदे का सौदा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाए। लेकिन अगर आप फिक्स रेट बॉन्ड बाय किया हुआ है आपने और अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, जो कि आपके लिए एक एम टू एम गेन है। लेकिन उसी केस के अंदर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में आपने इंटरेस्ट रेट कम रिसीव होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण फ्लोटिंग रेट का कूपन रेट भी कम हो जाता है। तो फिक्स रेट बॉन्ड बायर और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बायर, ये दोनों काउंटर पार्टीज एक इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर एंटर कर सकते हैं। कि मान लेते हैं अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर चले जाता है, तो फिक्स रेट बॉन्ड बायर को एक नुकसान है, लेकिन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बायर को एक फ़ायदा है। तो उस केस के अंदर ये इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर एंटर कर सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर चले जाए, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बायर जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो चुका है, उसे एक फ़िक्स अमाउंट पे करना होगा फिक्स रेट बायर को। और इससे एकदम उल्टा, कि अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो फिक्स रेट बॉन्ड बायर को यहाँ पर फ़ायदा है, तो एम टू एम गेन के अगेंस्ट एक फिक्स रेट अमाउंट पे कर दे फ्लोटिंग रेट बायर को। अब ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, आप इस पार्ट को दोबारा सा भी देख सकते हो। वैसे ही करेंसी स्वैप, यानी कि किसी एक करेंसी को एक अंदर एप्रिसिएशन होती है या फिर डेप्रिसिएशन, इन दोनों केस के अंदर कोई एक पार्टी फंड रिसीव करेगी और दूसरी पार्टी यहाँ पर पेमेंट करती है। वैसे ही कमोडिटी स्वैप, कमोडिटी स्वैप के अंदर कमोडिटी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस होती है, तो कमोडिटी प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशंस होगा, उस केस के अंदर कोई भी एक कमोडिटी बायर या फिर कमोडिटी सेलर एक स्वैप के अंदर एंटर कर सकता है, कि जिससे जो भी बेनिफिट होगा उस स्वैप बायर को उसमें पे करना होगा। लेकिन इसके एकदम उल्टा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स है। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के अंदर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो इसके अंदर हमने एक वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स को सेबी की तरफ से एक परमिशन मिल चुकी है कि वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स को अगर हम यहाँ पर एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, तो वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप इंश्योरेंस मान सकते हो बॉन्ड के अगेंस्ट। अगर आपने बॉन्ड बाय किया हुआ है, तो उसके साथ आप सीडीएस भी बाय कर सकते हो, यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। अगर आपने सीडीएस और बॉन्ड दोनों बाय किया हुआ है, तो आपकी रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। अगर बॉन्ड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दे, तो सीडीएस आपको पूरा अमाउंट पे कर देगा। अगर बॉन्ड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं करता, तो जो भी प्रीमियम आपने सीडीएस को परचेज़ करने के लिए पे किया है, वो आपको पूरा प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। तो सीडीएस यहाँ पर एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, कि इंश्योरेंस में अगर कोई इवेंट हो जाए, तो उस इवेंट के अगेंस्ट आपको रिफंड मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो ये वीडियो खत्म होने के बाद, और इसमें आपको और डिटेल में जानने को मिलेगा कि सीडीएस म्यूचुअल फंड में कैसे एंटर कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड रिटर्न्स यहाँ से इनहैंस कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिएगा।
और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंश्योरेंस अगर आप परचेस करना चाहते हो, तब भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो अब हम जान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स के अंदर कौन से अंडरलाइंग प्रोडक्ट होते हैं। अब डेरिवेटिव्स एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी वैल्यू डिराइव होती है किसी और प्रोडक्ट से, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो अंडरलाइंग के अंदर इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स जो हमने बात की, जिसके अंदर बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट था अंडरलाइंग के अंदर। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आप डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते हो। अब डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर 2 टाइप्स होती है, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड, यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। अगर डेरिवेटिव आपने एक्सचेंज ट्रेड से क्रिएट किया हुआ है, तो वो टेलर मेड नहीं होगा, उसका एक फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होगा। लेकिन अगर आप ओटीसी मार्केट के अंदर डेरिवेटिव बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो आप इसमें टेलर मेड, लेकिन अमाउंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप फ्लेक्सिबल रख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि पर्पस क्या है इस डेरिवेटिव को क्रिएट करने का। सबसे पहला पर्पस है हेजिंग, यानी कि अगर आपने कोई पोर्टफोलियो है आपका जो कि इक्विटी के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर रखता है, और अगर आप ये अज्यूम करते हो कि मार्केट में यहाँ से एक फॉल आ सकता है, तब आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। पुट ऑप्शन खरीदना एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है कि आप इक्विटी के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर भी रख सकते हो, यानी कि बाद में जाकर अगर मार्केट के अंदर फॉल आ जाए, तो पुट ऑप्शन की प्राइस की वैल्यू बढ़ने लगेगी। और जो कि आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, तब जाकर अगर मार्केट में फॉल भी आ जाता है, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि पुट ऑप्शन की प्राइस या तो ज़ीरो हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए तो, क्योंकि पुट ऑप्शन था तो आउट ऑफ द मनी हो सकता है और ओटीएम ऑप्शन ज़ीरो में एक्सपायर हो सकते हैं। और लेकिन अगर आप पुट ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आपके पास एक अंडरलाइंग पोर्टफोलियो भी है, जिसके हेज करने के लिए आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है, तो पुट ऑप्शन यहाँ से भले ही ज़ीरो हो जाए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो भी उतना गेन हो जाएगा। तो नेट में आपको जो भले ही प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ने आपका गेन दिया है, और अपने पुट ऑप्शन खरीदने के लिए जो प्रीमियम पे किया है, वो काफ़ी जनरली छोटा होता है। लेकिन अगर आप एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदते हो, और यहाँ से मार्केट ज़रा भी ऊपर नहीं जाती या फिर नीचे भी नहीं आती, तब उस केस के अंदर ये एट द मनी ऑप्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो पे किया हुआ प्रीमियम जब तक ज़ीरो नहीं होता, तो उसी को आप रीफाइनेंस भी कर सकते हो। यानी कि आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करने का ये फ़ायदा है कि आपने इसे आउट ऑफ द मनी भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस एट द मनी भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन लॉस यहाँ पर आपका काफ़ी लिमिटेड होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चलना स्टार्ट कर देती है तो। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑप्शन फाइनेंसिंग, कि जो ऑप्शन आपने परचेज़ किया हुआ है, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो, उसी सेम प्रीमियम को आपको रिसीव करना है। लेकिन यहाँ पर बस एक कैच है कि एट द मनी ऑप्शंस में अगर आप पुट की प्राइस देखो, तो पुट की प्राइस ज़्यादा होगी, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में पुट की प्राइस काफ़ी कम होगी। तो अगर आप परचेज़ यहाँ पर 10 लॉट्स करते हो, तो उसके अगेंस्ट आपको 15 लॉट्स या फिर 20 लॉट्स भी सेल करने पड़ सकते हैं, अगर उसकी प्राइस आधी है तो। और उस केस के अंदर अगर फॉल आ जाता है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में आपने हेज पोजीशन क्रिएट की हुई है, उस हेज पोजीशन के अंदर आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब के कारण अगर आप डेरिवेटिव यूज़ करते हो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, तो उसमें स्ट्रैटेजिकली आपको काफ़ी एक्यूरेसी होने की ज़रूरत है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव का दूसरा यूज़ कौन सा है, यानी कि स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का अगर आप लिटरल मीनिंग निकालें, तो होता है कोई गैम्बल करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ या फिर ऐसी बेट लगाना जिसका आउटकम काफ़ी अनसर्टेन है। लेकिन तो उस चीज़ में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर सीधे स्पेकुलेशन का मतलब ये निकाल लेते हैं कि ट्रेडिंग। अगर आप ये अज्यूम करते हो, या फिर कोई आपकी एनालिसिस यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर निफ्टी में एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है, तो आप यहाँ पर 3 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लो, अगर आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लेते हो और यहाँ से एक अपमूव आना स्टार्ट हो जाती है, तब आपको प्रॉफिट होगा। आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी अगर निफ्टी की प्राइस यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके एकदम उल्टा आप पुट ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। अगर आप पुट ऑप्शन एक स्ट्राइक ऊपर का इन द मनी सेल कर देते हो, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो पुट ऑप्शन की प्राइस भी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज़ जो आपने इन द मनी सेल किया हुआ है पुट ऑप्शन, प्राइस जैसे ही ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, तो पुट ऑप्शन की प्राइस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ओटीएम एक्सपायर होगा। अब इन तीनों केसेस के अंदर जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, उसके अंदर आपको लिमिटेड लॉस है। यानी कि जो प्रीमियम आपने पे किया है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा कभी भी, अगर आप उसे एक्सरसाइज़ करने तक होल्ड नहीं करते। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाय करते हो, उसमें गेन भी अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। और इसके एकदम उल्टा अगर आप पुट ऑप्शन सेल कर देते हो,
तो आपको प्रॉफ़िट उतना ही होगा जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है, लेकिन लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। यानी कि निफ्टी के अंदर यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो जाए, तो पुट ऑप्शन की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और जो कि आपने यहाँ पर ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है, तो लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। तो एक बार ऑप्शन का तीसरा यूज़ भी जान लेते हैं, यानी कि आर्बिट्राज। आर्बिट्राज यानी कि रिस्क फ्री प्रॉफ़िट। रिस्क फ्री प्रॉफ़िट यानी कि ऐसा प्रॉफ़िट जिसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पर परचेज़ कर लो, तो इसमें रिस्क ज़ीरो है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर या फिर डेरिवेटिव्स के थ्रू भी आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हो कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप एंटर कर जाओ, तो उसके अंदर आपका प्रॉफ़िट तो फ़िक्स है, लेकिन रिस्क उसके अंदर ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि एशियन पेंट के अंदर आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर आप एशियन पेंट का एक्चुअल स्टॉक बाय कर लेते हो और अगर आप उसका फ्यूचर सेल कर देते हो, तब उस केस के अंदर एशियन पेंट की प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, तो फ्यूचर के अंदर आपको लॉस होगा। लेकिन एक्चुअल में आपने स्टॉक बाय किया हुआ है, तब आपको इसमें प्रॉफ़िट भी मिल सकता है। और अगर यहाँ से एशियन पेंट की प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, तो फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉफ़िट होगा, लेकिन एक्चुअल में जो आपने कैश में स्टॉक बाय किया हुआ है, उसमें लॉस होगा। तो यहाँ पर एक ज़ीरो प्रॉफ़िट और ज़ीरो लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस एक्चुअल स्टॉक प्राइस के थोड़ा-सा ऊपर काम करती है। यानी कि फ्यूचर के अंदर 2 प्राइसेज़ होती है। एक तो पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और दूसरी उसकी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू में फ्यूचर का प्राइस थोड़ा-सा ऊपर काम करता है जनरली अपने अंडरलाइंग स्टॉक से। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी होती है कि फ्यूचर का प्राइस नीचे भी काम करना स्टार्ट कर सकता है, जो कि तभी होगा जब एक्चुअली कोई कंपनी एक कोई ऐसा डिविडेंड अनाउंस कर ले, तो उस डिविडेंड अनाउंसमेंट के अंदर फ्यूचर की प्राइस थोड़ी सी कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक। लेकिन डिविडेंड की अमाउंट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए कि फ्यूचर की प्राइस एक्चुअल में कम हो जाए। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ पर एक्सपायरी नज़दीक आना स्टार्ट हो जाती है, तब फ्यूचर प्राइसेस और स्टॉक की प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि 3 एक्सपायरीज़ यहाँ पर होती है। एक जो होती है जो नियर टर्म है, यानी कि इसी मंथ की एक्सपायरी, बाद में अगले मंथ की एक्सपायरी और उसके बाद उसके अगले मंथ की एक्सपायरी। तो तीनों के अंदर अंडरलाइंग स्टॉक तो सेम है, लेकिन तीनों का प्राइस अलग-अलग हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ पर 1000 पे ट्रेड कर रहा है, तो जो सबसे नियर टर्म एक्सपायरी है, यानी कि इसी महीने की एक्सपायरी, उसमें फ्यूचर का प्राइस स्टॉक से थोड़ा ही ऊपर काम करेगा। अज़्यूम कर लेते हैं 1010, लेकिन उसके जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, उसमें पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि स्टॉक की प्राइसेस 1020 या फिर 25 तक काम कर रहे हो और उसके एकदम उल्टा अगर मान लेते हैं कि 3 मंथ की एक्सपायरी है, तो उस 3 मंथ के अंदर 1030 तक भी स्टॉक काम कर सकता है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट का, कि किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, उस इंटरेस्ट रेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। तो आर्बिट्राज के अंदर बेसिकली ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, उसे आप शॉर्ट कर दो और किसी एक एसेट क्लास के अंदर सेम में अगर आपको प्राइस यहाँ पर कम मिल रहा है, तो उसे आप बाय कर सकते हो। दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप साइमल्टेनियसली एंटर कर जाते हो, तब उस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लॉस होगा और दूसरे में आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन कितना प्रॉफिट और कितना लॉस, ये उस कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करते ही आपको फिक्स हो जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट होगा और एंड में यहाँ पर जब एक्सपायरी हो जाएगी, तब इसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट भी कितना होगा, उसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। और एजम्पशन यहाँ भी यह लग सकता है कि इसमें प्रॉफिट अमाउंट कितनी होगी, परसेंटेज भी कितना गेन होगा, तो इसी को हम कहते हैं आर्बिट्राज। लेकिन आर्बिट्राज के अंदर यहाँ पर बस इक्विटी इन्वॉल्व नहीं होती, इंटरेस्ट रेट भी आप आर्बिट्राज कर सकते हो। जैसे कि आपने रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में सुना होगा कि जापानीज़ येन अपने लो के ऊपर काम कर रहा है। बाद में जापान के सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ कर दिया, जिसके कारण उनका स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा फॉल हो चुका है कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था। यानी कि अगर जापान से आप लोन लेते हो, तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल जाएगा। और उससे कि एकदम उल्टा यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे, वहाँ हमको 5% का भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता था। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस ने जापान में यहाँ से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और उसी लोन अमाउंट को यूएस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके कारण जापान से आउटफ्लो स्टार्ट हुआ और उसी आउटफ्लो के अंदर वहाँ की करेंसी डिवैल्यू करना स्टार्ट हो गई और उसी डिवैल्यूएशन के अंदर जापानीज़ येन अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुँच चुका है। तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज, कि आप किसी एक कंट्री के अंदर उसके लोकल करेंसी में यहाँ पर लोन ले सकते हो और उसी लोन को दूसरे कंट्री के अंदर दूसरे करेंसी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। यही है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। अगर हम सेम एग्जांपल लें कि अगर आप मान लेते हैं कि यूएस में आपको 4% के ऊपर लोन मिल रहा है और यहाँ पर अगर आप एफडी कर लेते हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेते हो, तो आपको 7% इंटरेस्ट मिल सकता है।
तो यहाँ का जो बीच का 3% प्रॉफ़िट है, वो आपका रिस्क फ्री प्रॉफ़िट है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। जैसे ही करेंसी ऊपर-नीचे होती है, वैसे ही इसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस होती है। तो उसी का एक अगला टॉपिक है कि आपकी फॉरवर्ड कैसी प्राइसिंग होगी, यानी कि करेंसी के अंदर जो 1 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो कमेंट में करेंसी ज़रूर लिखिएगा। मैं इसके ऊपर भी ट्राई करूँगा कि आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि फॉरवर्ड प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस इन दोनों के वैल्यूएशंस कैसे होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज को अगर एकदम सिंपल टर्म्स में समझें, तो जिस करेंसी के अंदर या फिर जिस कंट्री के अंदर कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन मिल रहा है, उस लोन को अगर आप लेते हो और सेम लोन अमाउंट को दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हो फॉर द हाइयर इंटरेस्ट रेट, तो उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। तो एक बार हम ऑप्शंस को डिटेल में समझ लेते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर 2 टाइप्स होती है, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ के लिए अगर कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अमेरिकन ऑप्शंस अमेरिका में ट्रेड होते हैं और यूरोपियन ऑप्शंस यूरोप में ट्रेड होते हैं। ऐसे इसमें कोई ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं है। अमेरिकन ऑप्शंस का ये मतलब है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस को उसी एक्सपायरी डेट से पहले एक्सरसाइज करने का राइट उसे मिल जाता है। यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर हो और मान लेते हैं कि इस महीने के एंड में एक्सपायरी डेट है, तो अमेरिकन ऑप्शन अगर आपने बाय किया हुआ है, तो इस महीने से पहले ही आप उसे एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसके एकदम उल्टा यूरोपियन ऑप्शंस, अगर आपने यहाँ पर यूरोपियन ऑप्शन परचेज़ किया हुआ है, तो आपके ऑप्शन की एक्सरसाइज डेट एक्सपायरी पर ही होगी। यही डिफरेंस है अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस में। अमेरिकन ऑप्शन को आप एक्सपायरी से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय किया हुआ है, तो आपको एक राइट मिल जाता है कि आप अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकते हो। और अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो आपको एक राइट मिल जाता है कि आप उस अंडरलाइन ऑप्शन को सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर और 2 टर्म्स है, एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी कि वो प्राइस जिस प्राइस के ऊपर आप उस ऑप्शन को या फिर अंडरलाइंग एसेट को बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। अगर हम मान लेते हैं कि कोई स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हो 1200, तो 1200 का अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1200 पे आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर जाती है, आपके एक्सपायरी तक 1500 हो जाती है, तब वो ऑप्शन आपने आउट ऑफ द मनी बाय किया हुआ था, लेकिन एक्सपायरी तक वो इन द मनी हो चुका है। तो इन द मनी ऑप्शन में आपको फ़ायदा होगा कि आप फिर भी उसी स्टॉक को 1200 पे बाय कर सकते हो, जबकि उसकी प्राइस चल रही है 1500। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इन द मनी ऑप्शंस के अंदर बस एक्सरसाइज होती है। अगर कोई ऑप्शन एट द मनी या आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाता है, तब उस केस में कोई एक्सरसाइज नहीं होती इसके अंदर। और इसके एकदम उल्टा पुट प्राइस, कोई स्टॉक अगर आप 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर आपने ऑप्शन परचेज़ किया हुआ है पुट ऑप्शन 800 स्ट्राइक प्राइस का, तो जैसे ही अगर यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हो जाए और मान लेते हैं कि वो स्टॉक 500 तक आ जाए, तब भी उस केस के अंदर आप स्टॉक को 800 के ऊपर सेल कर सकते हो, जबकि प्राइस यहाँ पर हो चुकी है 500 रुपीज़। प्लस एक और यहाँ पर आपने टर्म नोटिस किया होगा, जो कि एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक्सपायरी डेट से आप इन द मनी ऑप्शंस के वैल्यूएशन भी डिसाइड कर सकते हो। और एक्सपायरी डेट के थ्रू आपको पता लग सकता है कि ये ऑप्शन किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। अगर उस डेट से पहले अगर आप अज्यूम करते हो कि प्राइस में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर 1000 का कोई स्टॉक है और 1200 के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस नोटिस कर लेते हो कि टेक्निकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मौजूद है, इसके ऊपर प्राइस का जाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप 1200 का कॉल ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। अगर आप 1200 का कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो और प्राइस उसके नीचे एक्सपायर हो जाती है, तो कॉल ऑप्शन ज़ीरो एक्सपायर होगा और जो भी प्रीमियम आपने यहाँ पर रिसीव किया हुआ है, वो पूरा प्रीमियम एज़ अ प्रॉफिट आपके लिए काउंट होगा। ऑप्शन के अंदर इसी स्ट्रैटेजी को हम बोल सकते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल का ये मतलब है कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। अगर आप उस पोर्टफोलियो को निफ्टी के साथ कंबाइन कर लेते हो, यानी कि आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया हुआ है कि जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर जाता है, यानी कि निफ्टी ऊपर जाती है, तब आपका पोर्टफोलियो भी उतना गेन कर देता है। और जब निफ्टी नीचे आती है, तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आ जाता है, बिकॉज़ आपने ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सेम निफ्टी के अंदर उसमें रेप्लिकेशन होती है। तो कवर्ड कॉल के अंदर आप उसे एक तरह से उसमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी कमा सकते हो। जैसे आपने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, मान लेते हैं 7% ऊपर। अब काफ़ी कम चांसेस है कि 1 महीने के अंदर निफ्टी में 7% की अपसाइड स्टार्ट हो जाए। तो ये यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कवर्ड कॉल ज़्यादातर ऐसे ही काम करते हैं कि कवर्ड कॉल में
आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट है कि जिसका कोरिलेशन काफ़ी अच्छा है निफ्टी के साथ, और अगर आपने जो ऊपर का स्ट्राइक सेल किया हुआ है, अगर निफ्टी में यहाँ से 5% की भी अप मूव आ जाती है, तब आपका पोर्टफोलियो भी गेन होगा। और जो कवर्ड कॉल के अंदर आपने जो प्रीमियम रिसीव किया हुआ है, वो पूरा प्रीमियम एज़ अ प्रॉफ़िट आपके लिए काउंट होगा। लेकिन इस कवर्ड कॉल के अंदर और एक चीज़ है कि आपने अगर मान लेते हैं कि 7% ऊपर का यहाँ पर कवर्ड कॉल सेल किया हुआ है, और यहाँ से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है 8% तक, तब उस केस के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी 8% गेन करेगा। लेकिन जो आपने कॉल सेल किया हुआ है, उसके अंदर आपको लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ आपने सेल किया था आउट ऑफ द मनी, और अब वो इन द मनी हो चुका है 1% से, तो 1% आपके लिए लॉस होगा। तो कवर्ड कॉल के अंदर प्रॉफिट में एक तरह से कैप लग जाता है, लेकिन उसके अंदर आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स के अंदर आपको रिस्क कौन सी होती है और साथ में आपको रिवॉर्ड भी कौन से मिल सकते हैं। पहली तो रिस्क है कि डेरिवेटिव के अंदर काफ़ी हाई लिवरेज होता है, यानी कि आप काफ़ी कम प्रीमियम देके आप हाई लिवरेज पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसकी लॉट साइज़ है 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर आप उसको कैश में बाय करना चाहते हो तो आपको 10 लाख रुपीज़ लगेंगे। लेकिन अगर आप उसका फ्यूचर बाय कर लेते हो तो बस 2 लैक्स के ऊपर, यानी कि बस 20 टू 25% अमाउंट के ऊपर आप उस फ्यूचर को भी बाय कर सकते हो। तो भले ही आपने 2 लाख या फिर 2.5 लाख पे किया हुआ है, लेकिन उस केस के अंदर आपने 10 लैक्स की पोजीशन ले ली है, तो 10 लैक्स, तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पूरे 10 लैक्स के ऊपर होगा, ना कि उस 2.5 लाख के ऊपर। तो यहाँ पर लीवरेज आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है अगर आपने फ्यूचर यहाँ पर बाय किया हुआ है। सेम उसी केस के अंदर अगर आपने ऑप्शन प्राइस भी बाय किया हुआ है, तो ऑप्शन के अंदर प्रीमियम काफ़ी कम पे करना है, लेकिन जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ओवरऑल लॉट साइज़ पे होगा, तब उस केस में भी आपको लीवरेज काफ़ी हाई हो जाता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको एक और चीज़ अच्छी मिल जाती है, जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में है। अगर आप मानते हो कि यहाँ से कोई स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है अगले 1 महीने के अंदर, तब आप उस स्टॉक को डिलीवरी में सेल करना काफ़ी मुश्किल है। एसएलवीएम के थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इससे एक अच्छा ऑप्शन है कि आप उसमें शॉर्ट के अंदर डेरिवेटिव पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट में कोई डेरिवेटिव पोजीशन क्रिएट की हुई है और 1 महीने बाद अगर उस स्टॉक की प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, तब डेरिवेटिव्स में आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अगर आपने कोई भी स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन या फिर फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप मानते हो कि मार्केट में यहाँ से एक रेंज की बाउंड के अंदर ही काम कर सकती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अप मूव या फिर बहुत ज़्यादा डाउन मूव आना काफ़ी मुश्किल है। तब उस केस में आप आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन भी सेल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ओटीएम कॉल एंड पुट भी सेल कर देते हो और एक्सपायरी दोनों के बीच में ही हो जाती है, तो जो दोनों आपने प्रीमियम रिसीव किया है, वो भी आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा। लेकिन इस केस में आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अगर किसी एक साइड अदर साइड अगर मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए, अगर अप मूव काफ़ी बड़ी आ जाए या फिर डाउन मूव भी काफ़ी बड़ा हो जाए, तो लॉस आपका अनलिमिटेड होगा। लेकिन फिर भी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज़ में साइडवेज़ मार्केट के अंदर भी आप अर्न कर सकते हो। तो डेरिवेटिव्स के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है, अगर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाहते हो तो। और एक रिस्क जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स में होती है, यानी कि मार्केट रिस्क। अगर मार्केट आपके हिसाब से अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे, तो डेरिवेटिव्स में आपको जो लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है। यानी कि अगर आप मानते हो कि निफ्टी यहाँ से एक अप मूव स्टार्ट हो जाती है और आपने अगर फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो आपको लॉस काफ़ी बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे ही लॉस बड़ा होना स्टार्ट हो जाए, तो फ्यूचर की प्राइस भी गिरनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और एम-टू-एम में जो लॉस होगा वो भी आपको डेली पे करना है। तो डेरिवेटिव्स के अंदर मार्केट रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। डेरिवेटिव के अंदर और एक रिस्क है काउंटर पार्टी रिस्क। अब काउंटर पार्टी रिस्क को आप नोटिस कीजिएगा कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है जो कि ओटीसी मार्केट है, यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट्स, यानी कि कोई ऐसा मार्केट जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है। एक्सचेंज ट्रेड यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसके अंदर कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती। एक्सचेंज यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि कोई भी अगर काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट कर दे, तो एक्सचेंज की तरफ से आपको पूरी पेमेंट मिलती है। लेकिन काउंटर पार्टी रिस्क फॉरवर्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है जो कि बस 2 लोगों के अंदर है, एक आपके बीच में और किसी थर्ड पार्टी के अंदर, तब उस केस में अगर थर्ड पार्टी या फिर सामने वाली पार्टी अगर डिफ़ॉल्ट कर दे, तब काउंटर पार्टी रिस्क आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो सामने वाली पार्टी अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल ना कर पाए, उसी के हम बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। अब एक बार बात कर लेते हैं कि रियल वर्ल्ड में डेरिवेटिव्स के क्या-क्या यूजेज़ हैं।
पहला तो ये है कॉर्पोरेट के अंदर, कि कॉर्पोरेट के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा कि जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये जो बड़ी कंपनीज़ है, उनके अंदर जो डॉलर रेवेन्यू आता है, अगर यहाँ पर डॉलर की प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तब उनके प्रॉफिट बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डॉलर के प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं तब उनके प्रॉफिट्स के अंदर या फिर रेवेन्यू के अंदर भी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हेज करने के लिए ज़्यादातर आईटी कंपनीज एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर देती है, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि अगर उस केस के अंदर डॉलर की प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर दे तब डेरिवेटिव के थ्रू उनको प्रॉफिट होगा, और जो डेरिवेटिव के थ्रू उनको प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट को वो अपने रेवेन्यू के साथ सेट ऑफ कर सकती है। और अगर हम मान लेते हैं कि डॉलर के प्राइसेस यहाँ पर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे तो डेरिवेटिव्स के अंदर नुकसान होगा, लेकिन जैसे ही डॉलर की प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है तब एक्चुअल में जो उनका रेवेन्यू होगा वो भी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस यहाँ पर ज़्यादा है। तो ज़्यादातर आईटी कंपनीज करेंसी डेरिवेटिव्स को एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है। अब आईटी कंपनीज ज़्यादातर एक एक्सपोर्टर्स की तरह काम करती है, यानी कि वो सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है, और इसके एकदम उल्टा कोई अगर कंपनी ज़्यादा इम्पोर्ट पे निर्भर है तो इस इम्पोर्ट केस के अंदर अगर डॉलर के प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे तब उस केस में इम्पोर्ट कंपनी को लॉस होगा। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है तो वो डॉलर के ऊपर जाने से लॉस में आ जाएगी, और अगर लॉस नहीं भी होता तो उनके कॉस्ट काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस केस के अंदर ऐसी कंपनीज भी करेंसी डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकती है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि हेजिंग क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। हेजिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप रियल लाइफ में जो भी काम करोगे उस रियल लाइफ में अंदर जो भी चीज़ें आपकी कंट्रोल के बाहर है, यानी कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो एक्सपोर्ट काम के अंदर करेंसी प्राइस के अंदर या फिर करेंसी के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप इसी चीज़ को हेज करने के लिए आप डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हो। तो हेजिंग का पर्पज़ ये है कि हेजिंग के थ्रू आप अपने जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है उसको आप हेज कर सकते हो, कि रियल वर्ल्ड के अंदर आपको जो भी करेंसी के अंदर या फिर किसी कमोडिटी के अंदर जो प्राइजेस में अपसाइड होगी या फिर डाउन साइड होगी जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, उसका इम्पैक्ट आपके रियल बिजनेस पे ना हो, उसी को आप हेज करके ख़त्म कर सकते हो। साथ में साथ और एक इसका यूज़ है जो कि इन्वेस्टर स्ट्रैटेजीज़। अब आपने यहाँ पर बहुत बार देखा होगा कि इन्वेस्टर ज़्यादातर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करती है जो कि न्यूट्रल है ऑप्शंस के अंदर। अब न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप यहाँ पर क्रिएट कर देते हो और मार्केट यहाँ से कोई बीच में ही क्लोजिंग आ जाती है तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है आपको स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करने में, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको स्पेकुलेशन के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कि अगर आप अज्यूम कर लेते हो कि मार्केट के अंदर एक आइदर साइड मूवमेंट आ सकती है तब उस केस के अंदर आप कॉल और पुट दोनों को बाय कर सकते हो। अगर आइदर साइड यहाँ पर मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए तो दोनों में से एक में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगा। तो स्पेकुलेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुई थी, डेरिवेटिव्स का बेसिक इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके टाइप कैसे हैं जैसे कि फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरवर्ड्स और बाकी चीज़ें। अंडरलाइंग के अंदर डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, डेरिवेटिव यानी कि एसेट क्लास जो कि अंडरलाइंग होते हैं डेरिवेटिव्स के लिए, फॉर एग्जांपल कमोडिटी, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। प्लस डेरिवेटिव्स का पर्पस क्या है, क्यों इसे क्रिएट किया गया है, जैसे कि हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्राज। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने जाना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर डिटेल में यानी कि अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन प्लस कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड क्या मिल सकते हैं आपको डेरिवेटिव्स में, रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस अगले वीडियोस के अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पुट कॉल पैरिटी के बारे में, कि पुट और कॉल प्राइसेस के अंदर कौन सी जो इन डिफरेंसेस है जिसके कारण आप रिस्क फ्री प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हो, कि कोई भी प्राइसेस यहाँ पर ऊपर नीचे चलना स्टार्ट हो जाए बिना प्राइस को बॉदर किए आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं रिस्क फ्री प्रॉफिट प्राइस बेसिस के अंदर। पुट कॉल पैरिटी में यही रिस्क फ्री प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।